आज का हमारा टॉपिक है कि बीएड की कॉपी हमें किस तरीके से लिखनी है कि हम बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन कर पाएं। अगर हम तैयारी नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं और पेपर हमारा सब्जेक्टिव टाइप में है, तो भी हम पासिंग मार्क्स लेकर के बेहतर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको कॉपी लिखने का तरीका आना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। अभी बीएड का एग्जाम चल रहा था और जब मैं एग्जाम में ड्यूटी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि बीएड के स्टूडेंट्स उनको क्या ही कह सकते हैं, इस तरीके से कॉपी लिख रहे हैं। मतलब फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, पहले उसको देखिए समझिए, फिर कॉपी लिखने का तरीका पहले सीखिए। आप बीएड कर रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आपको खुद कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है। मतलब क्या ही उनको कहें, आधी कॉपी में पूरा पेपर निपटा दे रहे हैं, 2 से 3 पेज में लॉन्ग क्वेश्चन निपटा रहे हैं। बताओ 15-16 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से प्लस उनको हेडिंग डालने का नहीं मालूम है, कैसे हेडिंग डालनी है या किसको अंडरलाइन करना है, ये सारी चीजें उनको नहीं पता। तो मैंने उनसे बताया कि भाई कॉपी लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है, इस पे मैंने 2 वीडियो में पहले भी बना चुका हूं। ठीक है, एक वीडियो है जिसपे 8 लाख प्लस व्यूज है, 8 लाख प्लस व्यूज है, हो सकता है आप सबने उसको देखा होगा। एक वीडियो थोड़े दिन पहले डाला था जिसपे 3 लाख प्लस व्यूज है। ठीक है, और आज की इसमें कुछ थोड़ा और मैं इंक्रीज करना चाहूंगा और बेहतर तरीके से आपको बताना चाहूंगा। आपको 110% समझा करके जाऊंगा, और अगर आप सेम वैसे ही कॉपी लिखते हैं, वही फॉर्मेट अपनाते हैं, डेफिनेटली बहुत बेहतर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बीएड की कॉपी किस तरीके से लिखनी है, और बिना पढ़े भी 90% क्या आ सकते हैं? जी हाँ, आ सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। आप बीएड कर रहे हैं, टीचर बन रहे हैं। आप देखिए सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है कि वहां पे एग्जामिनर यही देख रहा होता है कि बच्चे की सोचने की क्षमता कितनी है, ये टीचर तो बनने जा रहे हैं लेकिन ये कहां तक सोच सकते हैं, इस तरीके से ना, इसीलिए इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। बस कॉपी किस तरीके से लिखनी है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम है 14 तारीख से। ठीक है, मैं लखनऊ चलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी को हम एज एन एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। आप चाहे पूरे भारत में कहीं से भी देख रहे हो, सब जगह यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो एग्जाम है उसमें उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कितने? 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और जिसमें से आपको करना कितना है, ओनली 5 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। 10 आएंगे, 5 का आंसर आपको देना है। अच्छा, टाइम कितना है आपके पास? टाइम है आपके पास 3 घंटे का। 3 घंटे टाइम मिलेगा, यानी कि 3 घंटे 60 × 3, 3 × 18, 120 मिनट का टाइम आपके पास है, और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। यही तो फॉर्मेट रहने वाला है इसका लखनऊ यूनिवर्सिटी का। अब ये 180 मिनट और 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम आपको देना है। एक क्वेश्चन को आप टाइम देंगे 5 या 15, 5 का 30, 36 मिनट, 36 मिनट्स एक क्वेश्चन को कितना? 36 मिनट्स देना है। जब एक क्वेश्चन पे आप 36 मिनट टाइम स्पेंड करेंगे तो क्वेश्चन कितना लॉन्ग हो जाएगा। अगर बढ़िया राइटिंग में बढ़िया स्पीड से लिख रहे हैं तो 5 से 6 पेज से कम नहीं जाएगा, आराम से 5 से 6 पेज जाएगा, अगर आप 36 मिनट पूरा दे रहे हैं उस क्वेश्चन पे। और जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो भी 16 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 2-3 पेज में थोड़े ही ना निपट जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 5 से 6 पेज लेकर के जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखेंगे वो 5 पेज से कम नहीं होना चाहिए। भाई 16 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से कम नहीं होना चाहिए, और 6 से ज्यादा नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाएगा। 5 से कम नहीं, 6 से ज्यादा नहीं। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन आप लिखेंगे वो आपका 5 से 5.5 या 6 पेज तक जा सकता है, 16 नंबर का क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखिए, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो इनको आप लिखते भी चलिए। ठीक है, क्या समझिए आप? 10 लॉन्ग 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे 180 मिनट, एक क्वेश्चन पे 36 मिनट आपको टाइम स्पेंड करना है, और क्वेश्चन आपको 5 से 6 पेज लेकर के ही जाना है। अब क्वेश्चन एक दिक्कत बहुत रहती है स्टूडेंट्स के सामने कि जो क्वेश्चन लिखा जाएगा उसमें जो पेज रहेगा वो दोनों साइड रहेगा कि एक साइड रहेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि मान लीजिए ये कॉपी है हमारे पास, ठीक है, और ये पेज है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये पेज है, ओके।
अब इस पेज में क्या है कि इसमें दोनों साइड कहाँ है और एक साइड कैसे रहेगी। मैं आप जैसे कि ये आपका पेज नंबर 1 हो जाएगा, और फिर जब इसको पलट देंगे, जब हम इसको पलट देंगे ऐसे ऐसे पलट देंगे तो ये दूसरा पेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरा पेज हो जाएगा। यानी कि ये 2 पेज हो गए। सामने कितना दिख रहा है, 1 पेज दिख रहा है ना ये, लेकिन ये 2 पेज हो गए। आप इधर भी लिख रहे हैं, आप इधर भी लिख रहे हैं, ये 2 पेज हो गए। ठीक है, 2 ये और 2 ये, 4 और फिर 2 ये, 6 पेज हो गए। ओके, बात समझ में आ गई। आप 5.5 कहाँ तक लिखेंगे, इसको हाफ लिख देंगे, जो साइड लास्ट वाला पेज रहेगा इसको हाफ लिख देंगे। तो बात समझ में आ गई कि कैसे आपको दोनों साइड लिखना है। अब बात करते हैं कि जैसे जो कॉपी आपको मिलती है बीएड में, उसमें ऑलमोस्ट जो है बीएड की कॉपी में क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 साइड लाइन होती है। जैसे ये मान लीजिए ये कॉपी यहाँ से हमारी शुरू हो रही है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ पे लाइन खींची हुई आती है एग्जाम में, बीएड के एग्जाम में, है ना। यहाँ पे लाइन ऑलरेडी खींची होती है, इधर आपको लाइनिंग नहीं खींचनी है, आपको फ्रंट सामने यहाँ पे लाइन खींचनी होती है। कितना खींचना होता है, जो स्केल होती है हमारी, स्केल है मेरे पास, जस्ट मिनट प्लीज, मैं स्केल देखिए, जैसे मैं स्केल से बता देता हूँ। जैसे ये स्केल है तो आप इसको ऐसे रख लीजिए, बिल्कुल ऐसे साइड से, ठीक है, बिल्कुल ऐसे किनारे से, बिल्कुल किनारे से। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा इधर छोड़ देते हैं फिर यहाँ से लाइनिंग करते हैं, ऐसे नहीं करना है। आप इसको किनारे से, जहाँ से पेज है वहाँ से ऐसे रख लीजिए और फिर यहाँ से ये लाइनिंग कीजिए। ठीक है, ऐसे सब में करना है। तो इतनी साइड आपको इधर छोड़नी है, और इधर तो ऑलरेडी लाइन छूटी हुई होती है। ज़्यादा पेज खराब मत करना कि इधर भी छोड़ दें, फिर यहाँ से लाइन खींचें, फिर यहाँ से भी लाइन खींचें, फिर लिखें। एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, ठीक है, वो समझता है सब बातें। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। अब जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि अवधारणा लिखिए। तो अवधारणा जब पूछ ली क्वेश्चन में, मैंने आपको मोस्टली बताया हुआ है, जब भी क्वेश्चन में अवधारणा, प्रत्यय या संप्रत्यय पूछ लेता है तो फिर वहां पे आपको क्या लिखना होता है, वहां पे आपको अर्थ और परिभाषा भी लिखनी होती है। क्या लिखना होता है, आपको अर्थ और परिभाषा भी लिखनी होती है। जब अवधारणा पूछ ले तो आप पहले मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए उत्तर नंबर 1 आपने डाल दिया। कॉपी में हमेशा बीच में डालना, कहाँ डालना, कॉपी के बीचों बीच में डालना, इधर साइड में मत डालना, आराम से बीच में डालो, फिर इसको अंडरलाइन करो। अब आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें अवधारणा पूछ रहा था। अब आप पहले तो इसकी अवधारणा लिखिए। क्या लिखिए, पहले तो इसकी अवधारणा लिखिए, ठीक है, अवधारणा लिखिए। सामने आप इसको कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी वर्ड्स का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आप ये लिखेंगे अवधारणा, ये आपकी कम से कम 4 से 5 लाइन होनी चाहिए। अवधारणा आप 4 से 5 लाइन लिखेंगे, ठीक है। अवधारणा में क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के बारे में आपको लिखना है। अवधारणा लिखने के बाद 1 2 3 4 5, 4 से 5 लाइन आपने अवधारणा लिख दी। अब आप इसका अर्थ लिखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, अब आप इसका अर्थ लिखेंगे, ठीक है। अर्थ के बाद फिर परिभाषा पर आएंगे। क्या करेंगे, फिर परिभाषा पर आएंगे। ओके, परिभाषा आपकी अगर आपको याद नहीं है, एक ही परिभाषा आती है तो ठीक है, नहीं तो आप 2 परिभाषाएं जरूर लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 परिभाषाएं लिखेंगे। परिभाषा में जैसे कोई बात अरस्तु ने कही है तो यहाँ पे अरस्तु लिखेंगे, अरस्तु को ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर परिभाषा लिखेंगे, फिर उसको इन्वर्टेड में क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको परिभाषा लिखनी है। आप समझ गए। अगर अवधारणा पूछे तो आप अवधारणा के बारे में, एक तो अगर जैसे अवधारणा पूछ रहा है, आपने सोचा कि सर ने कहा था अर्थ और परिभाषा लिखना, तो अर्थ आप पहले लिख दो, फिर परिभाषा लिख दो, फिर आगे की कहानी लिखना शुरू करो। तो ये जो 4-5 लाइन है ये आपके पास कम पड़ जाती हैं फिर, है ना। इससे क्या होता है, आपके पास कंटेंट बढ़ जाता है, नहीं तो फिर कम पड़ जाता है। अवधारणा में 4-5 लाइन ऊपर ही बढ़ा दो, कंटेंट आपका बढ़ जाता है, देखने में अच्छा लगता है कि पहले बच्चे ने अवधारणा पढ़ाई है, बताई है, फिर अर्थ बताया है, फिर परिभाषा बताई है, फिर उसने आगे की कहानी शुरू की है। जब आप पैराग्राफ शुरू करेंगे तो एक पेज में, जब आप मान लीजिए आपने अर्थ परिभाषा, अवधारणा, अर्थ परिभाषा लिख लिया, अब आप आगे का जब पैराग्राफ शुरू करेंगे, आगे का जब पैरा शुरू करेंगे तो उसको क्या करेंगे, आप 5 से 6 लाइन लेकर के जाएंगे। एक पेज में ऐसा नहीं, जो पैराग्राफ वो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, एक पेज में आपको 2 से 3 पैराग्राफ करने हैं, 2 से 3 पैराग्राफ करने हैं। और उसमें भी जब आपको कहीं भी कोई की पॉइंट मिल जाता है, कोई की पॉइंट मिल जाता है, लगता है कि हाँ ये लाइन बिल्कुल सटीक है, बहुत अच्छी बात कही गई है, तो आप उस की पॉइंट को लिख देंगे। चाहे तो आप उसको अलग लाइन में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग लाइन में लिख सकते हैं, या फिर अगर पैराग्राफ के बीच में वो लाइन आ रही है तो आप पैराग्राफ के बीच में लिख दीजिए। लेकिन पैराग्राफ आप ब्लू से लिख रहे हैं तो इस की पॉइंट को ब्लैक पेन से लिख दीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए, या तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। अगर उसको आप मान लीजिए भूल गए हैं ब्लैक पेन से लिखना, तो ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय उसका फोकस कहां जाए, उस
की पॉइंट पर। वो फिर पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा, वो उस की पॉइंट को पढ़ लेगा और समझ जाएगा बच्चा अच्छा है, इसने की पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब भी पैराग्राफ, तो मैंने क्या कहा, एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ आप कर सकते हैं। ये नहीं कि एक पेज में पूरा एक ही पूरी कहानी लिखते जा रहे हो सत्यनारायण की कथा, नहीं। पैराग्राफ अगर आपको नहीं आता है, नहीं चेंज हो रहा है, फिर भी आप चेंज कर दीजिए। 4 से 5 लाइन, 6 लाइन के बाद जितना भी आपको लगे सटीक, उस लाइन के बाद आप क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। ओके, अगर नहीं चेंज हो रहा है या मतलब बड़ा होता जा रहा है, फिर भी आप उसको चेंज कर दीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिए, पैराग्राफ चेंज करने से जो सामने लिखा होता है ना, अच्छा लगता है, और फिर आपकी एक एक लाइन बचती चली जाती है। क्योंकि जब भी आप पैराग्राफ, मान लीजिए आपका पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, तो जो आप नया पैराग्राफ शुरू करेंगे वो यहाँ से नई लाइन से शुरू करेंगे, एक लाइन बीच में छोड़ने के बाद। आपका पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, अब नीचे लाइनिंग है तो इस लाइन को छोड़ दीजिए, फिर ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू कीजिए। तो इससे क्या होगा, 2-3 लाइनें भी आपकी कम पड़ जाएंगी और आगे कॉपी फिल होती चली जाएगी। फिर इस क्वेश्चन को आपको कहाँ तक, मान लीजिए जो भी और अगर कहीं पे की जैसे अगर कोई विशेषताएं वगैरह लिखनी है तो उसको नंबर डाल करके लिखिएगा, है ना, नंबर डाल करके विशेषताएं वगैरह लिखते चले जाएंगे। मैंने पहले ही बताया, अगर आपको अर्थ, मान लीजिए अगर आपको महत्व आता है, महत्व पढ़ लिया आपने, पूछ लिया आवश्यकताएं, तो उसको आवश्यकताओं में मिला दीजिए। ठीक है, उसमें लिख सकते हैं, इतना डीपली नहीं देखा जाता है। और जब ये मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया, ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया, फिर आप जो नया क्वेश्चन शुरू करेंगे वो इसके आफ्टर नहीं शुरू करेंगे, इसके बाद शुरू नहीं करेंगे। आप हमेशा नया क्वेश्चन न्यू पेज से, नया क्वेश्चन नए पेज से लिखना शुरू करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनकी जो राइटिंग होती है वो फिर खूब बढ़ा बढ़ा के लिखते हैं ताकि पेज भर जाए, खूब दूर दूर लिखते हैं ना ताकि पेज भर जाए। ऐसा कभी मत करना, आराम से जैसे आपकी राइटिंग है एक बराबर स्पेस होना चाहिए। जो भी वर्ड्स आप लिखते जाएं उनमें क्या हो, एक बराबर स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत दूर दूर लिख रहे हैं और कॉपी फिल कर दे। कुछ लोग तो अभी भी लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं, लाइन छोड़ के नहीं लिखा जाता है, बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखा जाता है। आपकी राइटिंग अच्छी लगनी चाहिए, बराबर स्पेस होना चाहिए सभी वर्ड्स के बीच में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कॉपी किस तरीके से लिखनी है। दूसरी बात, जो आपके पास पेन हो वो पेन बिल्कुल नया पेन लेके मत चले जाना, न्यू पेन लेकर के वहां नहीं जाना है, अन्यथा वो आधा घंटे तक तो जो है कि दिक्कत करेगा ना। नया पेन आप जैसे कोई भी खरीद लाओ, है ना, तो वो पेन क्या करता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जल्दी चलता नहीं, स्मूथ नहीं चलता है। तो आप जो भी पेन लेकर के जाएंगे वो घर पे पहले कम से कम उससे 4 से 10 पेज लिखे होने चाहिए, तभी आप वो पेन लेकर के जाएं, वो वहां बढ़िया स्पीड देगा और स्मूथ चलेगा। दूसरी बात यह है कि जो एग्जामिनर होता है वो राइटिंग पर बहुत फोकस करता है। जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी होती है उसको बढ़िया मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए राइटिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखने की कोशिश करें। अब मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं। जैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर अवधारणा पूछ लेता है तो आप अवधारणा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अवधारणा कितनी मैंने बताई है, 4 से 5 लाइन अवधारणा में चली जाएंगी आपकी। फिर आप अर्थ लिखेंगे, उसके बाद परिभाषाएं, परिभाषाएं मैंने क्या बताई, 2 परिभाषाएं आपको लिखनी है। फिर मैंने कहा कि उसके बाद आप पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ आप बना देंगे, ठीक है। 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ। जब भी नया पैराग्राफ शुरू करें एक लाइन बीच में छोड़ दीजिएगा पूरी, उसमें उसको टच नहीं करना है। पैराग्राफ लिखते समय जो भी की पॉइंट्स आपके हों वो आप पैराग्राफ से अलग भी लिख सकते हैं नीचे लाइन में, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं। या अगर पैराग्राफ के बीच में कोई लाइन आपको लग रहा है कि ये सटीक और बढ़िया लाइन है तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर उसको ब्लैक पेन से लिखना भूल गए हैं तो, ठीक है। क्योंकि पैराग्राफ ब्लू से लिखते हैं, बीच में कोई लाइन आ गई हम भूल गए उसको ब्लैक से लिखना, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है 5 से 6 पेज जाएगा आपका, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 16 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो उसको आप क्या करेंगे, 5 से 6 पेज आपका क्वेश्चन जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन पर आपको 36 मिनट स्पेंड करने हैं। राइटिंग पर बहुत फोकस कीजिएगा, राइटिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। हमेशा नए क्वेश्चन को नए पेज से ही लिखने की कोशिश करें। जहां पे क्वेश्चन खत्म हुआ है कुछ लोग वहीं से शुरू कर देते हैं, अरे पेज बचा के क्या करोगे, कॉपी एनफ मिलती है। दूसरी बात, सेकंड कॉपी नहीं मिलती, सेकंड कॉपी कभी नहीं मिलती, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सेकंड कॉपी नहीं मिलती। यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन, केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है, दूसरे पेन का यूज आपको ग्रीन, रेड या अदर नहीं यूज करना है। जब भी आप हेडिंग डालें, हेडिंग अंडरलाइन करने के लिए ब्लू स्केच का यूज कर सकते हैं, करेंगे नहीं मतलब कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी है अवधारणा, ठीक है। क्या हेडिंग डाल दी आपने, अवधारणा। ये मैंने किससे डाल दी,
अवधारणा हेडिंग पड़ी है हमारी ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से, तो आप इसको ब्लू स्केच से अंडरलाइन कर सकते हैं। जो ब्लू स्केच होता है, हमारे ब्लैक है, ब्लैक की जगह आप ब्लू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन किया हुआ अच्छा लगता है, तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी हेडिंग डालें ब्लैक से, उसको आप ब्लू से अंडरलाइन कर सकते हैं। बाकी सबके पास ब्लैक स्केच तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर देकर के जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।